रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और पेज नंबर है 224। ठीक है जी। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो कंटेंट जो हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और डीपीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसको कवर करेंगे, क्योंकि इसके कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस में लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी जो इसमें कंटेंट है वो सारा का सारा गाइटन एंड हॉल से है। और क्योंकि हम गाइटन को लास्ट सेमेस्टर में पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं तो बार बार उसको रिपीट करने से बेहतर है कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है हम उसको जो डिस्कस करें। और मैं बताती हूँ आपको कि कौन सी जो टर्म्स हैं वो बार बार यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखे हुए की टर्म्स, इनको आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारा का सारा सब कुछ जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। जो पार्ट हमारे लिए एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है हम उसको कवर करेंगे। और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ द वर्ड रेस्पिरेशन से। एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो आप इस वीडियो की ऑडियो लिंक को कॉपी कर लें। इस लिंक को कॉपी करके इसका MP3 ऑडियो डाउनलोड कर लें, बुक हाथ में रखें और चलते फिरते जो है वो उसको ऑडियो को लिंक को सुनते रहे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। द वर्ड रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि रेस्पिरेशन को जो है फिजियोलॉजी में दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में नहीं, फिजियोलॉजी में, सिंपल फिजियोलॉजी में दो कौन से कॉन्टेक्स्ट हैं। एक तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है जो लंग्स के लेवल पर होती है, दूसरी सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि सेल के लेवल पर होती है। लंग्स के लेवल पर यानी कि जो हमने इनहेल करके और लंग्स में ऑक्सीजन भेज दिया और फिर वहाँ से ऑक्सीजन एयर भेज दी और वहाँ से जब उसने ऑक्सीजन को जो एब्जॉर्ब कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिलीज़ कर दिया उसको हम कहते हैं कि भाई पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। अब वहाँ से जो एल्वेलाई में जाकर और फिर सेल्यूलर लेवल पर जो है वो गैसेस एक्सचेंज हुआ है उसको हम कहते हैं कि भाई सेलुलर रेस्पिरेशन है। यानी ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन एट द लेवल ऑफ सेल, उसको हम कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पे हम जो है इस चैप्टर में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस चैप्टर इज कंसर्न विद पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम रेस्पिरेशन बोलेंगे तो आपने समझना है कि ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन का साइनोनिम है। ठीक है। यहाँ पे बस इन्होंने ये बताना चाहा है क्योंकि पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड और गैस की होमोस्टेसिस को मेंटेन करने में मदद करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान। ये ही वो सिस्टम है जो हमारी हेल्प कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम द बिग पिक्चर, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन, और जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि आगे बार बार आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बेसिक फंक्शन जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो होता है कि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करे बाय मींस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि इसके जो जो रेस्पिरेशन है, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड द ब्लड अकर्स एट द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसीजर्स। ये दो प्रोसेसेस के का रिजल्ट है क्या, रेस्पिरेशन। कौन से दो प्रोसेसेस, एक होता है वेंटिलेशन, दूसरा होता है डिफ्यूजन। इन दोनों की डेफिनेशन याद कर लें, बहुत है। पूरी बुक में हमने सिर्फ वेंटिलेशन पढ़नी है, डिफ्यूजन नहीं पढ़नी, लेकिन होती क्या है हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एक पोर्शन है जहाँ से होकर वो गुजरना है हमने। ठीक है। तो वेंटिलेशन क्या होती है कि भाई वो मैकेनिकल प्रोसेस जिसको आप देख सकते हैं आपके सामने, आपने नाक से सांस लिया और हलक तक लेके गए और आपकी चेस्ट फूल गई और आपका लंग्स बड़े हो गए, उसमें आपने ऑक्सीजन जो है एयर जो है वो भर लिया। तो ये प्रोसीजर दिखने में नज़र आता है ना कि कोई बंदा सांस ले रहा है, उसको हम कहते हैं भाई ये वेंटिलेशन का प्रोसीजर है। डिफ्यूजन क्या होती है कि जब उसने सांस ले ली तो हवा कहाँ गई, लंग्स में सेलुलर लेवल पे कहाँ जाके वो किस एरिया में मिक्स हो गई और वहाँ पे कहाँ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हुआ, कहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन का जो है एक्सचेंज हुआ और कैसे जो है ये प्रोसीजर कंटिन्यू करता है आगे, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। यानी जो मैकेनिकल प्रोसीजर है मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स एंड आउट ऑफ द लंग्स, इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। और वो जो रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यानी बाहर हायर कंसंट्रेशन है और इन द लंग्स लोअर कंसंट्रेशन है, तो बाहर से अंदर की तरफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो एयर का जो मूवमेंट हुई है उसको हम कहते हैं कि भाई ये डिफ्यूजन है। अब ये कह रहा है कि ये जो आपका रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी, ये 4 कंटिन्यूस और सिमल्टेनियस स्टेप्स में जो है वो या प्रोसेसेस में होता है। एक वेंटिलेशन में, एक एल्वेलर एक्सचेंज में, और एक होता है आपका सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्ट और एक होता है सिस्टमेटिक गैस एक्सचेंज, जो मैं बता चुकी हूँ पर दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इस चार्ट से इसको समझ लें कि वेंटिलेशन या पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी कि आपने एयर को इनहेल किया या एक्सहेल किया, ये क्योंकि ये दोनों प्रोसीजर नज़र आ रहे हैं। ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ एयर का इनहेल एक्सहेल हमने कह दिया पल्मोनरी वेंटिलेशन है। एल्व्यूलर गैसियस एक्सचेंज यानी कि मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द ब्लड इनटू द एटमॉस्फेयर, इसको हमने कहा भाई एल्व्यूलर गैस एक्सचेंज है। गैस ट्रांसपोर्ट यानी ये जो आपका वो ब्लड जिसके अंदर अब ऑक्सीजन आ गया है उसका पूरी बॉडी में घूमना, उसको हमने कह दिया कि भाई ये जो ऊपर लिखा हुआ है सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्ट। और ये सिस्टमेटिक गैस एक्सचेंज यानी
कि अब वो जो ऑक्सीजन आपके ब्लड में पहुंच गया है, अब वो ब्लड से एक एक सेल में जाएगा और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो एक एक सेल से निकल के बाहर आएगा। उसको हमने कह दिया कि भाई सिस्टमेटिक सेल्स और सिस्टमेटिक गैस एक्सचेंज हो गया है। ये रेस्पिरेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि ये एसिड बेस का जो बैलेंस है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइजेज, उसको भी मेंटेन रखने में मदद करता है। तो समरी को पढ़ लेते हैं ताकि जो कुछ भी पढ़ा है वो याद रहे। कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ पल्मोनरी सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड अ मीन ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द बॉडी। एटमॉस्फेयर और बॉडी के दरमियान में जो गैसेज एक्सचेंज है वो हमें पल्मोनरी सिस्टम के थ्रू देखने को मिलती है। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिड और बेस के जो है वो बैलेंस को बरकरार रखने के लिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है, जिसकी हम जो है यहाँ पे पिच कर देख लेते हैं पिक्चर देख लेते हैं। एक तो है आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एक जो है वो आप ऊपर से बोल दें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर, और दूसरा जो है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के भाई एक कंडक्टिंग जोन होता है, एक रेस्पिरेटरी जोन होता है। अब इसको यहाँ पे जो है ना जूम इन करके लिखा हुआ है, जैसे कि भाई हमारे पास जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है ग्रुप ऑफ पैसेजेस होते हैं जहाँ से एयर जो है वो अंदर आती है और फिर लंग्स में जाती है, और फिर लंग्स के अंदर जो है वो, इसको देखिए माइक्रोस्कोपिक करके दिखाया हुआ है कि लंग्स में जाने के बाद भी एक पोर्शन को जूम इन किया हुआ है कि वो हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर वहाँ से एल्वियोलर डक्ट में जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है एल्विलाई में। तो इस वाले चीज़ को यहाँ जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा मतलब आउटलुक दे रहे हैं कि भाई देख लो इस तरीके से जो है काम होता है ब्रोंकस ब्रोंक्यूल। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि यहाँ जो ये पिक्चर बनी हुई है, नीचे डायफ्राम दिया हुआ है, लंग्स के बीच वाले स्पेस को हमने मीडियस्टेनम कह दिया। अब इसके ऊपर दो लेयर्स होती हैं, एक पैराइटल लेयर जो बाहर की तरफ होती है, एक विस्टरल लेयर जो अंदर की तरफ होती है। इनके बीच में जो है वो एक लिक्विड होता है जो लिब्रिकेशन का काम करता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको जो है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा बुक में। इंटर प्लूरल प्रेशर, जो चीज़ हमने हार्ट में पढ़ी थी ना, जो हमने कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेशन में पढ़ी थी, कार्डियोवैस्कुलर में, वही चीज़ जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई जो भी ब्लड फ्लो में जो लॉ अप्लाई होती है ना, सेम वो इसमें अप्लाई होती है। यानी ब्लड फ्लो में भी हमने पढ़ा था कि भाई हार्ट के ऊपर जो सारा काम है ना वो गेम प्रेशर की है, कि प्रेशर एक जगह से पे बढ़ता है और दूसरी जगह पे घटता है। उसी की वजह से ब्लड का जो है वो, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जिस टाइम पे स्टार्ट हो रही थी, इनिशिएट हो रही थी सर्कुलेशन, 100 mmHg प्रेशर था, और जब ब्लड डिऑक्सीजनेटेड वापस आ रहा था तो 0 mmHg प्रेशर था। यहाँ पे भी वही वाली बात है कि जब आपके लंग्स, उसको इस तरीके से समझें कि जब आप सिलेंडर गैस का भरवाने के लिए जाते हैं तो सिलेंडर अगर भरा हुआ होगा तो उसमें मज़ीद गैस नहीं आएगी। सिलेंडर जब खाली होगा और उसके अंदर जो है कोई प्रेशर नहीं होगा, वो प्रेशर फ्री होगा, तो उस टाइम पे हम कितनी भी गैस जो है प्रेशर से उसमें भर सकते हैं। सेम यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपके जो प्लूराज हैं, प्लूरल कैविटी है, उसके अंदर एक प्रेशर होता है, ठीक है, जैसे बलून के ऊपर एक लेयर होती है ना, उस तरीके की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अंदर एक प्रेशर होता है जो बहुत कम होता है, क्योंकि ये इलास्टिक ऑर्गन्स है, इसके ऊपर एक प्रेशर होता है जो बहुत कम होता है, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम इनहेल कर रहे होते हैं ना ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से, या सॉरी एयर को एनवायरनमेंट से इनहेल जब भी हम कर रहे होते हैं, तो अंदर का जो प्रेशर कम है उसकी वजह से बाहर की एयर हम अच्छे से अंदर इनहेल करके अपने लंग्स में भर लेते हैं। यानी इंटरप्लूरल प्रेशर कम होने की वजह से ही हम पल्मरी रेस्पिरेशन कर पाते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो लंग्स में होता है वो तो पहले से कम है, लेकिन और भी जो है वो कम हो जाता है क्योंकि लंग्स ने बाहर से एयर को इनहेल करना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि हमारे जो क्या कहना चाहिए कि ये जो इंटरप्लूरल प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर से कम है, ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए कि जो अंदर फ्रेजाइल सेक बने हुए हैं इन एल्विलाई, वो आपस में कोलैप्स ना कर जाएं। अगर कोई प्रेशर नहीं होगा तो ये पिचक जाएंगे, बिल्कुल ना एक दूसरे पे चिपक जाएंगे। तो जो हल्का सा प्रेशर है वो क्या करता है कि इनको आपस में कोलैप्स होने से बचाता है, बस इतनी सी बात है। अब वो जो एयरवेज जिनसे हम लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, वो दो जो है उसमें बताया कि भाई द लीडिंग एयरवेज लीडिंग टू एंड फ्रॉम लंग्स में से और लंग्स से, यानी लंग्स की तरफ आ रहे हैं और लंग्स से बाहर जा रहे हैं। दो रास्ते हैं जिनके जो दो फंक्शनल जोन्स हैं जिनके थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो पा रहा है। जिसकी जो पिक्चर है वो ये रही, मैं पिच कर बोलने लगी थी फिर से। पिक्चर है वो ये है, एक कंडक्टिंग जोन है, एक रेस्पिरेटरी जोन है। कंडक्टिंग जोन में क्या है, एक तो है ट्रैकिया, दूसरा ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब इस वाले लेवल पे
आपकी एयर का क्या सिर्फ उसमें सिलसिला हो रहा है कि बाहर से एयर अंदर आ रही है, और एक फ़ायदा इसका ये भी है कि ये एयर को फ़िल्टर करके लेके आ रही है, यानी उसके साथ कोई गंद भला साथ में नहीं आ रहा, कचरा वचरा, और ह्यूमिड लेकर आ रही है एयर को बस। इसके बाद उस एयर के साथ क्या करना है, उसकी ऑक्सीजन निकालनी है, उसके अंदर कार्बन मिक्स करके उसको वापस भेजना है, वो सारा काम आपके रेस्पिरेटरी जोन में होता है। तो एक कंडक्टिंग जोन है जिसका काम है कि एयर को अंदर लेके आना। उसके अंदर कोई मजदूर, कोई केमिकल, कुछ भी नहीं है कि वो कोई मदद कर दे हमारी। उसके अंदर सिर्फ एयर, उससे सिर्फ आती है एयर। जैसे हम एक पाइप यूज़ करते हैं ना पानी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए, बस वो वाली बात है। ये उसी पाइप का काम कर रही है, और वो पाइप जिसके आगे जाली लगी हो जो फ़िल्टर कर दे पानी को। सेम गोज़ फॉर एयर। ये वो एरिया है कंडक्टिंग जोन जहाँ से एयर हम इनहेल करते हैं। बस उसमें दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक क्या फ़ायदा होता है कि वो एयर को ह्यूमिड करके लेके आते हैं, दूसरा फ़िल्टर। अब जो रेस्पिरेटरी जोन है वहाँ पर असली काम हो रहा होता है क्या कि ये जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक एयर को लेकर आती है, फिर वहाँ से एल्वियोलर डक्ट्स तक, और फिर वहाँ से एल्वियोलर सेक्स तक, और वहाँ पर जो है वो सेलुलर लेवल पर आपकी ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है कि उसके अंदर से जो है वो सारा उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो ब्लड के लेवल पर जो है एक्सचेंज शुरू हो जाता है, और फिर वहाँ से वो जो ब्लड आ रहा होता है लंग्स में, उसके अंदर वो ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है और फिर वो आपके सर्कुलेशन में चला जाता है। बस ये वाली बात थी। यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ ये लिखी हुई है कि हमारे पास 300 मिलियन टिनी एल्विलाई होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे नीचे लिखी हुई है सर्फेक्टेंट के बारे में, वो ये है कि फॉर्चुनेटली अच्छी किस्मत हमारी कि हमारे जो एल्विलर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बनाते भी हैं और रिलीज़ भी करते हैं। क्योंकि इन्होंने यहाँ सिंथेसाइज एंड रिलीज़ दो एक साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने पढ़ा है कि हार्मोनल लेवल पे हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि सिंथेसिस कहीं और होती है, सिक्रेशन कहीं और होती है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि सिंथेसिस भी वहीं होती है और सिक्रेशन भी यहीं पर, रिलीज़ भी वहीं पर हो रहा होता है। क्या सर्फेक्टेंट बनाता कौन है? एल्विलर सेल्स जो है वो सर्फेक्टेंट बनाते हैं जो सरफेस टेंशन को कम करने में मदद करते हैं, ताकि वो जो हमने पढ़ा था ना कि वो एल्विलर सेक्स हैं जो वहाँ पे पड़े हुए, उनकी जो कोलैप्स हो जाए वो उससे आपको बचा सके। इतनी सी बात थी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एनाटॉमिकली द पल्मोनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पैसेजेस दैट फिल्टर एयर एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज occurs into tiny air sacs called alveoli. The air passage of the respiratory system are divided into two functional zones, एक conducting zone है, दूसरा respiratory zone है। अब मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ये भी वही चीज़ बार बार के जो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू द लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। आप सोचोगे ना कुछ चीज़ें हम जो है वो स्किप कर देते हैं, वो स्किप नहीं करते, वो अगर रिपीट हो रही होती है ना तो हम कहते हैं उसको छोड़ देते हैं, बार बार रिपीट करने का फ़ायदा टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है बल्क फ्लो। बल्क फ्लो वो जो मैंने बात की थी कि बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा होता है, लंग्स में कम होता है। जिस टाइम पे लंग्स खाली होते हैं उस टाइम पे हम एटमॉस्फेयर से एयर खींच के, अच्छी खासी क्वांटिटी में एयर को खींच कर बाहर के प्रेशर से अंदर लेकर आते हैं, और लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और क्योंकि एयर भर गई है, उसको हम कहते हैं जी बल्क फ्लो है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको हम इसके अल्फाज में पढ़ लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग अ पैसेजवे टू अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ पैसेजवेज। ठीक है, एक होती है इंस्पायरेशन, एक होती है एक्सपायरेशन। अब ये कह रहा है कि वो जो हमने बल्क में इतनी सारी एयर बाहर के प्रेशर से उठा के अंदर जहाँ प्रेशर नहीं था वहाँ इनहेल कर ली है, अब अंदर का प्रेशर भी बढ़ गया और बाहर का प्रेशर भी बढ़ गया और ज़्यादा देर हम उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो दो प्रोसीजर होते हैं एक साथ, क्या? एक इंस्पायरेशन होती है, एक एक्सपायरेशन होती है। इंस्पायरेशन क्या होती है? इंस्पायरेशन के लिए हमारे पास कुछ मसल्स, इंस्पायरेशन यानी इनहेल ऑफ एयर, हवा को अंदर की तरफ खींचना, उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं। उसमें कुछ मसल्स हमारी हेल्प करते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी मसल। इसमें सबसे बड़ा मसल कंसिडर किया जाता है डायफ्राम को, जो गरीब बेचारा सुकड़ जाता है, एब्डोमेन मसल्स को जो है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड कर देता है, बिल्कुल नीचे की तरफ मिस्किन बन के आ जाता है, और लंग्स को कहते हैं कि जितना फूल सकते हो फूल जाओ, और जो रिब्स हैं वो आगे की तरफ हो जाती हैं, और लंग्स पूरी मेहनत लगा के इंस्पायर कर लेते हैं जितनी भी एयर को वो कर सकते हैं, और फुल्ली जो है एक्सपांड हो जाते हैं। तो उसमें एक तो आपका डायफ्राम भी हेल्प कर रहा था, दूसरे यहाँ पे कुछ एनाटॉमिकल मसल्स उन्होंने बताया है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और पेक्टोरल्स माइनर और स्क्लेनिस मसल। मैंने ये जो एनाटॉमिकल मसल बोले ना उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, वो बोलने का मकसद ये है कि फिजियोलॉजी के MCQs या BCQs में इसकी कोई आपकी जो है वो मदद होने वाली नहीं है, बट क्योंकि बस आपको पता हो कि कौन से मसल्स हेल्प करते हैं तो हम यहाँ पे नाम बता रहे हैं, इसलिए मैंने बोला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, पेक्टोरल्स माइनर, स्केलेनिस मसल और आपका स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड, ये जो है वो आपकी इंस्पिरेशन में मदद करते हैं। लेकिन जो मेजर मसल है उसको हम कहते हैं कि भाई ये डायफ्राम है। ठीक है, तो ये आपने कर ली एयर इनहेल बहुत सारी। अब आपने करना है एक्सहेल या एक्सपायर। तो अब बहुत सारी एयर जो है वो, अब जो एक्सपायर का प्रोसेस है वो रिलैक्सेशन का प्रोसेस है। जब हम थक जाते हैं तो
हु करके वो जो वो हवा जो वो सांस बाहर की तरफ फेंक रहे होते हैं कि भाई हम रिलैक्स होने जा रहे हैं। तो ये बहुत रिलैक्सेशन वाला पार्ट है रेस्पिरेशन का, जहाँ पे आप आराम से बैठते हैं, आपकी मसल्स की कोई एफर्ट नहीं लगती, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर है वो वहाँ पर खुद ब खुद आ जाती है। डायफ्राम भाई साहब ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है कि डायफ्राम जो है वो वापस ऊपर आ गया है, जो लंग्स था वो वापस, लंग्स जो है वो अपने साइज़ में वापस छोटे हो गए हैं, जो रिब्स बाहर की तरफ आ गई थी वापस अंदर की तरफ चली गई हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमने बाहर की तरफ एक्सपायर कर दी है। अब एक चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ इन्होंने मसल्स का जो है वो नाम लिया। यहाँ पे सिर्फ 2 ही मसल्स हैं जो हमारी मदद कर रहे होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, इस चीज़ में एक्सपायरेशन में। ठीक है, अभी यहाँ पे एयरवे रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जो ब्लड फ्लो में काम आ रही थी, हमने पढ़ा था ना ब्लड फ्लो में भी जो है कुछ चीज़ें जो होती है रेजिस्ट कर रही होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, वेजो कंस्ट्रिक्शन। अगर किसी वजह से वेजल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, उसका साइज छोटा हो जाए, ल्यूमेन छोटी हो जाए, उसके अंदर फैट जमा हो जाए, तो ब्लड को फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। सेम इस तरीके से एयरवे रेजिस्टेंस भी होती है, उसका इन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, उसको रट्टा मार लें तो वो एयर फ्लो इज इक्वल टू प्रेशर P1 P2 अपॉन रेजिस्टेंस, या एयर फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब इसका क्या सीन है, इतनी सी बात है कि किसी रीज़न से आपको एयर इनहेल करने में प्रॉब्लम हो तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। अब वो किस वजह से होती है, अगर म्यूकस जो है वो जमा हो जाए वहाँ पर, किसी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन जमा हो जाए, या आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें स्वेलिंग आ जाए, जिसे अस्थमा में होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में होता है, या किसी को एक्सरसाइज के दौरान भी ऐसा फील हो जाता है, या कोई किसी को क्या होता है कि हल्के फुल्के ज़रात भी जो है वो एयर के बर्दाश्त नहीं होते और वो छींकना खांसना शुरू कर देते हैं, तो उनको जो है वो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये ऐसा नेचुरली सब में नहीं होती, ये किसी डिज़ीज़ की शक्ल में पैदा होती है, और इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एयर फ्लो की एयरवे रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। तो ये एयरवे रेजिस्टेंस है, तो यानी कि ऑब्वियसली वो जो वेंटिलेशन के लिए जो भी ऑर्गन्स जो भी एरिया यूज़ होता है वहाँ पर स्वेलिंग या कोई डिजीज़ या कोई इरिटेशन की वजह से होता है। ठीक, इतनी सी बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है ये एनाटमी पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर एक फॉर्मूला, इसको याद कर लें। एक चीज़ ये कि भाई पल्मोनरी वेंटिलेशन का यानी वेंटिलेशन वही बात की मूवमेंट ऑफ गैस इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। अब वो अमाउंट ऑफ गैस जो परमानेंट जो हमने इनहेल और एक्सहेल किया है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेथिंग, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। और वो अमाउंट ऑफ गैस जो पर ब्रेथ पर मूव हुआ है उसको हम कहते हैं कि भाई टाइडल, यानी क्वांटिटी को हमने फ्रीक्वेंसी से कर लिया और जितना हो रहा है उसको हमने कह दिया टाइडल वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि V इज़ इक्वल टू वेंटिलेशन वेंटिलेटेड पर वेंटिलेटेड V इज़ इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे एक 70 kg बंदे की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। गाइडन वालों को 70 किलो के बंदे बहुत पसंद है, उधर भी इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमिकल डेड स्पेस और एल्वियोलर वेंटिलेशन, वो ये कि जब हम पूरी जो भी एयर इनहेल करते हैं वो सारी इस्तेमाल नहीं होती, कुछ जो वो ज़ाया भी जाती है। ज़ाया कौन सी होती है, वो एयर जो हमारे नाक से, देखें हमारे नाक से लेकर लंग्स तक जो है एयर इनहेल करते हैं, और हवा जो है वो ट्रैकिया के लेवल पर भी फंसी हुई होती है, सारी लंग्स में नहीं जाती। तो वो एयर जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई के लेवल पर एयर वेज में फंसी हुई होती है और इस्तेमाल नहीं होती, उनको हम कहते हैं, यानी जो एक्सचेंजेस रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज में जो है हेल्प नहीं करती, पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, अनयूज होती है, उसको हम कहते हैं कि भाई ये डेड स्पेस वेंटिलेशन है। और वो जगह जहाँ पे हो रही होती है उसको हम कहते हैं भाई एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, यहाँ पे जो एयर थी वो हमारे काम नहीं आई। और वो एयर जो पहुँच गई, अपना काम कर दिया उसने, उसको हम कहते हैं कि भाई ये एल्वियोलर वेंटिलेशन हो गई है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें प्रॉपर क्वांटिटी पता चले कि कितनी एयर हमने इनहेल एक्सहेल कर ली है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी एयर हमने वेंटिलेट की होती है, एयर वेंटिलेशन हुई होती है, उसमें से हम डिवाइड कर देते हैं वो डेड स्पेस वेंटिलेशन को, तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाता है कि भाई हमने कितनी एयर जो है वो इनहेल की थी। तो यहाँ पे कुछ डिजीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है कि पहले जो है हम ये समझते थे कि जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के जो ऑर्गन्स हैं ना, वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज उनमें कोई चेंजेस नहीं आते, यानी कि एक्सरसाइज से उन पर कोई असर नहीं पड़ता, हम पहले ये समझते थे। तो हमें ये स्टडीज़ के दौरान आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जिस तरीके से हमारे बाकी सारे मसल्स एडेप्टेशन पे काम करते हैं, इस तरीके से हमारे लंग्स भी एडेप्टेशन पे काम करते हैं, और उनमें भी
जब एडेप्टेशन शुरू हो जाती है अगर हम एक्सरसाइज करने लगें तो, और वो भी बेहतर इनहेल एक्सहेल और रेस्पिरेशन का प्रोसीजर जब सर अंजाम देने लगते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ जगहों पर रेयरली ऐसा होता है कि किसी को एक्सरसाइज के दौरान एक्सरसाइज करने की वजह से जो है वो एयरवे रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो है वो अस्थमा है, और उसके लिए हमें स्पेशल केसेस में ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, और स्पेशल किस्म की एक्सरसाइजेज अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है एक्सरसाइज करना तो उन्हें जो वो प्रिस्क्राइब करनी होती हैं, एंड दैट्स इट। तो आगे जो है वो डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा पे या फेसबुक पर या कमेंट्स में या फिर मेरे मेल जो मैंने दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और फ्री नोट्स के लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।